हाँ जी, तो आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं सीए फाउंडेशन की अपनी क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो पहले हम लोग एक बार मेरे बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम है अभिजीत कुमार गुप्ता। मेरा वो सिंगर अभिजीत से कोई लेना देना नहीं है। तो कभी कुछ कोई कहते हैं अभिजीत सावंत या सिर्फ एक अभिजीत भी है सिंगर, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी नहीं अभिजीत हूँ, ठीक है। तो मैं आईएफएस एकेडमी में ओनर हूँ, मतलब हमारे साथ मेरे साथ दो और पार्टनर्स हैं, तो एक तरीके से हम पार्टनरशिप में हैं, ठीक है। और हम लोग इसको चला रहे हैं फॉर द पास्ट 6 years, ठीक है। और हमारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फाउंडेशन का और इंटरमीडिएट लेवल्स का अपना, ठीक है। अच्छा, मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, साथ साथ ग्रेजुएट तो हो ही जाते हैं बीकॉम, और मैं साथ में एक कोर्स है ACCA, ये यूके का कोर्स है ACCA, मैं वो भी साथ साथ परस्यू कर रहा हूँ अपना, ठीक है। अच्छा, मेरी स्पेशलाइजेशन किस में है? मेरी स्पेशलाइजेशन है अकाउंट्स एंड लॉ, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट्स ही क्यों? क्योंकि अकाउंट्स जो होता है वो बनता ही लॉ के बेसिस पे। लॉ बताता है कि अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होने हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से अकाउंट्स एंड लॉ दोनों सब्जेक्ट्स मेरे हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो दूसरे टीचर्स के हैं, ठीक है। तो ये हो गया हल्का फुल्का मेरे बारे में, ठीक है। और मुझे वही सेम 6 to 7 years हो चुके हैं पढ़ाते हुए अकाउंट्स एंड लॉ, तो काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है। अब हम एक बार ब्रीफ में पहले देख लेते हैं अकाउंट्स का पेपर हमारा कैसा होगा। तो जो अकाउंट्स का पेपर तुम्हारा होने वाला है वो है 100 मार्क्स का, और ये जो पेपर होगा ये होगा सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव से समझते हैं हम सब, मतलब जैसे 12th के बोर्ड्स हमने लिख के दिए हैं बिल्कुल वैसे ही हमने पूरा A to Z लेजर्स जर्नल जो भी हमने बनाया है सब कुछ वैसे बना के हमने इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सेम गोज़ फॉर लॉ, जब हम लॉ की क्लास करेंगे तब मैं डिस्कस कर लूँगा। लॉ के लिए भी 100 मार्क्स का पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, और ये दोनों ही पेपर 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। अच्छा, और एक कुछ चीज़ बता देता हूँ, जैसे अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इको, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हारे फाउंडेशन में, सारे पेपर 100 मार्क्स के हैं। आई थिंक ये सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, ये 2 पेपर सब्जेक्टिव रहेंगे, ये 2 पेपर ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव से मतलब MCQ, KBC खेलेंगे। तो तुम लोगों ने वो फिल्म देखी होगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो सबसे पहली थी, तो उसमें याद है वो एक बच्चा पास कैसे हुआ था? जय माता दी A, जय माता दी B। तो ये जय माता दी यहाँ पे और यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ जय माता दी से पास नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहेंगे और ये दोनों सब्जेक्टिव पेपर रहेंगे। अच्छा, हर एक पेपर में पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 40 चाहिए, और आपका जो एवरेज होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। हाँ जी, तो पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए, और एवरेज एक तरीके से आपको चाहिए 50%। यानी कि चारों सब्जेक्ट्स जैसे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इको। लेट अस सपोज, हम प्रिज्यूम करते हैं तुम्हारे मार्क्स हैं अकाउंट्स में 45, लॉ में 47, मैथ्स में 48, इको में 44 फॉर एग्जांपल। तो तुम्हारे क्या हुआ, सब में 40 या 40 से ऊपर आ गए, तो सब में पास हो गए, ठीक है। अब ज़रा इनका एक बार टोटल करना, कितना बनेगा? 45, 47, 48, 44, तो टोटल बनता है 184, करेक्ट। यानी कि 400 नंबर के पेपर हैं,
तो 400 में से अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो ये कितनी परसेंटेज आ गई, ये आ गया 46%। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ऐसा आता है तो तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 40 तो आ गए, बट जो एवरेज बनना है 50 वो नहीं बना। ठीक है, तो तुम्हारे मार्क्स फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे आते हैं 47, 49, 52, 55। तो देखते हैं क्या बनता है टोटल, 47, 49, 52, 55, ये बन गया 203। ठीक, तो क्या 50% मार्क्स बन गए? 400 मार्क का पेपर है, 400 मार्क्स में से 50% मतलब कितने, 200 लाने, 203 आ गए, पास हो गए। ठीक, अच्छा सर एक बात बताओ, अगर ऐसे मार्क्स आए तो 51, 58, 75, 39, टोटल क्या बनता है? 51, 58, 75 और 39, टोटल बनता है सर 223। बताओ पास हैं या फेल हैं? फेल है, क्यों? क्योंकि इको में 39 आए। तो क्या इको में फेल है? सब में फेल है, सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, एक भी पेपर वो नहीं होगा, तो सभी में तुम फेल हो जाओगे, तो अगला अटेम्प्ट दोबारा लगेगा। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी एक पेपर डुबा सकता है, सब पास कर लेंगे, एक भी पेपर हमें सारे में फेल करा सकता है, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल वेटेज है। तो ऐसा नहीं कर सकते तुम कि किसी को कम पढ़ लो, किसी को ज़्यादा पढ़ लो और कोशिश करो कि किसी एक की बेसिस पे पास हो जाओ, नहीं, सभी में 40 लाने ज़रूरी है और सभी में टोटल एवरेज 50 बनना ज़रूरी है। क्या ये उतना ही आसान है जितना 11th या 12th था या स्कूल था? नहीं, स्कूल में तुम 33 यूँ बना सकते थे, 33 पासिंग होता था ना स्कूल में 33 बनाना बच्चों का खेल था। यहाँ पे तुम 40 भी बना के दिखा दो तो मान जाऊँ, क्योंकि वो मार्क्स यहाँ पे बच्चे बैठते बहुत ज़्यादा, ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, तो उनको एक सेट परसेंटेज पास करना होता है। फाउंडेशन का जो पासिंग परसेंटेज होता है वो करीब 30% के आसपास होता है, मतलब 100 बच्चे बैठेंगे तो 30 बच्चे पास होंगे, बाकी सब दोबारा रिपीट करने वाले हैं। तो हमने एक भी सब्जेक्ट निगलेक्ट नहीं करना है, सारे ही सब्जेक्ट्स की इक्वल वेटेज है, किसी सब्जेक्ट से भी फालतू के हमने वो नहीं करनी है, बेयर करनी नहीं कि इसको हम लास्ट में पढ़ लेंगे। जैसे खास तौर से बच्चे इसके साथ करते हैं, मैथ्स के साथ, कि मैथ्स को बाद में पढ़ लेंगे, यार अभी समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा मत करना। मैथ्स ही लेके डूब सकता है। या फिर बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं लॉ को, हाँ सर लॉ तो थ्योरी है, हम तो यूँ पढ़ लेंगे, हम तो रटू तोते हैं, हमें यूँ याद हो जाता है। तो नहीं, लॉ सिर्फ थ्योरी लगता है, लॉ में जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, प्लस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जिसमें तुम्हें प्रैक्टिकली अब आंसर्स करने होंगे बाय यूजिंग प्रोफेशनल वर्ड्स। तुम लॉ के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से जो समझ में आई वो लिख दी, नहीं, लॉ में आपको प्रोफेशनल वर्ड्स लिखने होंगे जो एक्चुअल में तुम लॉ में सीखोगे। तो अगर वो यूज़ नहीं करे, तुम्हें सारा सब कुछ आता है, फिर भी पास नहीं होगे। ठीक है, तो अकाउंट्स और लॉ ये दो पेपर सीए फाउंडेशन में सब्जेक्टिव रहने वाले हैं और ये दोनों ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू चलेगा। तो ये दो पेपर अकाउंट्स एंड लॉ 3-3 घंटे के होंगे, मैथ्स और इको 2-2 घंटे के होंगे। ठीक है, और हर एक एग्जाम में कम से कम एक दिन की छुट्टी तो ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं होगी, एक दिन की छुट्टी सभी में मिलेगी। ठीक है, अच्छा अपने कोई डाउट्स है, कोई चीज़ पूछनी हो तो बताओ, किसी को कोई शंका नहीं? चलो जी, तो आज हम अकाउंट शुरू कर रहे हैं। एक बार अकाउंट्स पे नज़र मार लेते हैं, तो अकाउंट्स में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो देखो क्या आ रहा है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब वही जो खास तौर से कॉमर्स के बच्चे हैं जो 11th में पढ़ के आए हैं कॉमर्स, तो याद करो 11th में स्टार्टिंग में क्या क्या आता था। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में रूल्स होते थे, यहाँ पे तुम्हें रूल सिखाए जाते थे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। असेट क्या है, एक चैप्टर होता था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, याद है? आई थिंक चैप्टर नंबर 2, 1 या 2 था। फिर एक चैप्टर था तुम्हारा जहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाए जाते थे, अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स वगैरह जो था, जिसमें तुम्हें पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अक्रूअल कॉन्सेप्ट, 10 चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो ये सारी वो हैं।
तो देखो, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग के जो टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब जो टर्म्स है, कैपिटल क्या है, असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ओनर क्या है, ये सब चीज़ें। फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, कंटेंजेंट एसेट, कंटेंजेंट लायबिलिटी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सब चीज़ें तुम लोग 11th में पढ़ के आते हो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक बार को शायद नहीं देखा हुआ था, बाकी की चीज़ें तुम लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र मारी हुई होती हैं। तो ये बेसिक हो गया। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या दिख रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता था, याद है? जर्नल, लेजर, कैश बुक और एक सब्सिडरी बुक। याद है? सब्सिडरी बुक होती थी जिसमें हम सेल्स बुक, परचेजेस बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक वो बनाते थे, वो यहाँ पे आएगा। फिर जर्नल लेजर के बाद क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस आ गई। फिर एक चैप्टर हुआ करता था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कुछ कुछ स्कूल्स में ये पढ़ाते थे और कुछ कुछ स्कूल्स में नहीं पढ़ाते थे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है, अगर आपने कोई गलती करी तो उन गलतियों को कैसे सुधारेंगे अकाउंट्स में, वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी हुआ करता था। ये भी किसी किसी को स्कूल में पढ़ा जाता था, किसी किसी को नहीं पढ़ा जाता था। तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे आप अपनी बुक्स में कैश अकाउंट बनाते हो या कैश बुक बनाते हो, वो कैश बुक अगर आपकी पासबुक यानी कि बैंक की बुक्स या बैंक स्टेटमेंट से अगर डिफर करती है तो वो किस वजह से डिफर करती है वो हम निकालते हैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट में। तो इस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है तो वो झगड़े को सुधारना, सुलझाना। तुमने सुना होगा कि इंडिया पाकिस्तान मस्ट रिकंसाइल देयर डिफरेंसेस। इंग्लिश न्यूज़ कभी अगर सुनी हो तो ये बार बार आता है, इंडिया पाकिस्तान मस्ट रिकंसाइल देयर डिफरेंसेस। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, उनको वो कैसे खत्म करें। तो सेम कैश बुक और पास में डिफरेंस है, उनको कैसे हम खत्म करें, किस वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट एक चैप्टर है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक, जिसको तुम स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोज स्टॉक शायद सुना हुआ होगा, परचेजेस बोलते थे। तो इन्वेंट्री की हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो यहाँ पे सीखोगे। सर वो तो हमने सीखी है, परचेज करो तो परचेज डेबिट टू कैश, और अगर सेल्स करो तो डेटा डेबिट टू सेल्स या कैश डेबिट टू सेल्स। बट ये वो वाली नहीं आएगी यहाँ पे। इन्वेंट्री की हम बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, एक होता है मेथड फीफो, एक होता है लीफो मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। स्टॉक की कैलकुलेशन निकलेगी कैसे, स्टॉक किस वैल्यू पे बुक्स में रिकॉर्ड होगी, ये हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को बेस लेके इंटरमीडिएट लेवल पे तुम्हें पढ़ाया जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो इन्वेंट्री का ही स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड, ये जो यहाँ तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पे तो छोटा है, बट इसका प्रॉपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिल जाएगा तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, AS2 बोलते हैं जिसको। ठीक, अच्छा, और क्या है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ये देखा हुआ है सबने, 11th क्लास में जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं पढ़ के आए डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या क्या थे, याद है? हाँ, मेथड्स स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे वो दोनों मेथड्स तो हैं ही, उसके अलावा और मेथड्स हैं, जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, फिर मशीन आवर रेट मेथड, डिप्लीशन मेथड, सम ऑफ डिजिट्स मेथड। तो हम वो नए नए मेथड्स को भी अपने पास यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे। ठीक, फिर एक और चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। याद करो, ये भी 11th में वो करता था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे तुम डेटर, BR, BP वो करते थे, तुम डिस्काउंट कराते थे बिल, इंडोर्स करते थे बिल, याद है? तो वो जो चीज़ें थी वो यहाँ पे आएंगी। नेक्स्ट एक नया चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये क्या है, जब हम गुड्स को कस्टमर को देते हैं और कहते हैं कि तुम इसको कुछ दिन ट्राई करो, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। तो कंपनी ऐसा भी करती है। तो हम ये भी एक नई चीज़ सीखेंगे कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, कि कंपनी जब कस्टमर को देती है और कस्टमर रिटर्न नहीं करता तो उस बीच में स्टॉक की अकाउंटिंग कैसे चलेगी। नेक्स्ट एक नया चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बेसिकली हल्का से ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा नोएडा में एक बिजनेस सेटअप है अपना,
और तुम चाहते हो इस नोएडा में जो बिजनेसेस को एक्सपैंड करना, तुम चाहते हो तुम्हारा प्रोडक्ट इंडिया में अलग अलग जगह पे बिके, तो तुम क्या कर सकते हो, या तो उन अलग अलग जगहों पे अपनी फैक्ट्री डालो और फैक्ट्री डाल के फिर वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करो, सेलिंग यूनिट सेटअप करो और फिर बेचो। तो ये महंगा काम पड़ रहा है, अलग अलग जगह पे कंपनी सेटअप करना, फैक्ट्री सेटअप करना। तो तुम क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन करो अपनी नोएडा में ही, अपना माल देश के कोने कोने में अलग अलग लोगों को भेजो, वो तुम्हारा माल बेच देंगे, बदले में पैसे आ जाएंगे और तुम उनको दे देना कमीशन। तो ये होता है ब्रीफ में हल्का फुल्का बता रहा हूँ कंसाइनमेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आने के चांसेस एग्जाम में सवाल के बहुत ज़्यादा हैं। ये एक नया चैप्टर है, तुम लोगों ने नहीं देखा हुआ था, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि इसके ऊपर सवाल आएगा। यही चैप्टर है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है, ठीक है। तो हमने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट एक नया चैप्टर है एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। ये हमारे दो नए नए चैप्टर्स हैं। इसमें तुम्हें कुछ नहीं, सिंपली ऐसे मतलब बस ब्रीफ बता रहा हूँ चैप्टर में होना क्या है। तुम्हें डेज कैलकुलेट करने आने चाहिए, एक महीने में कितने दिन होते हैं, या 31 दिसंबर से फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर से 15 फरवरी तक कितने दिन हैं। तुम्हें वो अगर दिन निकालने आते हैं तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये चैप्टर हो जाएंगे तुम्हारे आसान से, क्योंकि इनके अंदर कुछ नहीं करना, मेन काम ही डेज का है, बाकी तो तुमसे हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला आदमी जो बिजनेस चला रहा है, उसके फाइनल अकाउंट्स, यानी कि जो तुम लोगों ने 11th बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, वो तुम यहाँ पे बनाओगे। तो जो वहाँ बनाया था वहाँ करा था वही यहाँ पे आ गया, ठीक। नेक्स्ट पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप तुम लोग अभी 12th में पढ़ के आए थे, तो तुमने 12th में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहला जो बिल्कुल फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप था, फिर पढ़ा था तुमने गुडविल, तीसरा पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, चौथा पढ़ा था एडमिशन, फिर रिटायरमेंट डेथ और लास्ट डिसोल्यूशन। तो सारे चैप्टर्स हैं सिवाय डिसोल्यूशन के। डिसोल्यूशन इसके अंदर नहीं है, डिसोल्यूशन तुम्हारे लिए इंटरमीडिएट लेवल पे आएगा, अभी नहीं आने वाला, ठीक है। ये सभी के लिए सीए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन सभी के लिए, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ भी 12th में पढ़ के आए थे। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट जैसे क्या बना पड़ता था, इनकम एंड एक्सपेंचर, बैलेंस शीट और रिसीव पेमेंट्स, सब्सक्रिप्शन को भी बना लेते थे। तो वो सब चीज़ें जो वहाँ थी एग्जैक्टली यहाँ पे भी है। और क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, जैसे क्या, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स में इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, री इश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स। तो ये 12th में भी पढ़ के आए थे, शेयर्स डिबेंचर्स। तो जो वहाँ पढ़ा था वो एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। और एक चीज़, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। याद करो 12th में जो तुम्हारी अभी बुक थी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिन लोगों ने भी टीएस ग्रेवाल से पढ़ा है तो ध्यान से याद करो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहला चैप्टर ही था फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, जहाँ पे तुम्हें सिखाया जाता था बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का नया फॉर्मेट, जो कंपनीज के लिए फॉर्मेट है। किसी को याद नहीं आ रहा, इस तरीके से फॉर्मेट था। फिर तुम्हें बताया जाता था यहाँ पे आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, फिर शेयर होल्डर फंड्स, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, और एक सांपा भी हुआ करता था, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। वो जो हमने पढ़ा था वही एज इट इज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने एक कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि भाई साहब इसमें 11th भी आ रही है, इसमें 12th भी आ रही है, इसमें एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी आ रहे हैं। जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है ना, वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कंसाइनमेंट, ये एक्स्ट्रा चैप्टर है। ये तुम लोगों के बीकॉम के फर्स्ट ईयर में भी आएगा। जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से डीयू परस्यू करने की सोच रहे हैं, उनके फर्स्ट ईयर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चैप्टर आएगा कंसाइनमेंट। तो तुम लोगों की वहाँ की भी प्रिपरेशन इसमें अंदर हो जाती है, ठीक है। तो 11th के चैप्टर्स हैं, 12th है और प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, हमने ब्लैक बॉल पेन से लिखना है, ठीक है। किसी ने भी ब्लू नहीं यूज़ करना, ब्लैक बॉल पेन से यूज़ करना है। अच्छा सर, या हम लेजर्स में जैसे हम वो लेजर बनाते थे, लेजर के ऊपर यहाँ लिखते थे डेबिट क्रेडिट,
यहाँ पर्टिकुलर्स रुपीज़, फिर यहाँ पे टू और बाय, क्या ये सब झमेला करने की ज़रूरत है? नहीं। लिखते थे, यहाँ पे भी लिखते थे, वो लिख देना, बट जो ये लेजर में टू और बाय लिखते थे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फाउंडेशन में, ना ही इंटरमीडिएट, ना ही फाइनल लेवल पे। क्या हमें लाइंस स्केल से खींचनी है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्लास में इतनी प्रैक्टिस करोगे लेजर्स बनाने की हाथ से कि तुम्हारा हाथ ही स्केल बन जाएगा। मजाक नहीं कर रहा। तुम जैसे जैसे अभी बनाना शुरू करोगे, डबल लाइन खींचना शुरू करोगे, तुम्हारी लाइन अपने आप ही सीधी बनने लगेगी। ठीक, अच्छा, क्या एग्जाम में हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं? तो यस, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। 12th की तरह नहीं है कि आपको अपने आप से ही करना है, सीधा सीधा कैलकुलेटर यूज़ करोगे और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर नहीं यूज़ करोगे तो सोचो, बोर्ड्स में तो तुम लोगों के पास नहीं था, तुम्हारे पास शीट होती थी करने के लिए। मैथ्स का सोचो, मैथ्स में तो अभी तुम्हारे पास 2 घंटे का पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो कैसे कर लोगे बड़े बड़े सवाल? तो इसलिए कैलकुलेटर अलाउड है, सारे पेपर्स में कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर कौन सा लेके जाना है वो हम बताएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर भी ना कुछ तरीके के होते हैं, किसी किसी में कुछ नहीं चलता, किसी में कुछ चलता है, तो थोड़ा सा दिक्कत है कैलकुलेटर्स के बारे में, तो हम तुम्हें वो बता देंगे कि कौन सा कैलकुलेटर लेना है। ठीक है, अच्छा, कोई डाउट्स हैं? किसी को कोई चीज़ पूछनी हो? नहीं, चक दे फटे, आगे बढ़े, आओ। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि मुझे दिखता है कि भैया बेसिक्स भी बहुत लोगों के क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कवर करेंगे हल्का हल्का, और फिर धीरे धीरे हम चैप्टर्स की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले असेट्स, लायबिलिटीज, सेल या इनकम और एक्सपेंसेस। हाँ भाई, तो बताओ, अपने हिसाब से बताओ मुझे बस कि तुम्हारे हिसाब से असेट क्या है। अब पहले मैं बता दूं आंसर्स क्या आने वाले हैं। सर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, किसी किसी तो जो जुबान पे था ये बोलने वाले थे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, बस ये तुमने एग्जाम्पल दिए हैं। मैं कह रहा हूं मुझे डेफिनेशन दो। अब वो मत समझ लेना जैसे मैं, तुम लोगों ने फिल्म देखी ना 3 इडियट्स, कि वो किताब खोल के पूरी किताब की डेफिनेशन रटवा देता है, वो नहीं चाहिए। अपने हिसाब से बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें क्या लगती है, असेट क्या है? हाँ, एनीथिंग विच कैन बी टर्न इनटू कैश। अच्छा, हाँ, जो समझ में आता है, एग्जाम थोड़ी चल रहा है। हाँ, जो हमें प्रॉफिट दे आगे, हाँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सके, जिसको कैश में बेच सकते हैं, सेम, हाँ, जो लिक्विडेट हो सके, जो लिक्विडेट हो सके। अच्छा, ठीक है, तो देखो ये सारी डेफिनेशंस बहुत ही अधूरी हैं और बहुत ही कम हैं, मतलब इनमें हम किसी न किसी डेफिनेशन में कुछ ना कुछ कमी है। तो असेट की डेफिनेशन लिखते हैं एक बार, रिसोर्सेज विच वी ओन एंड कंट्रोल and will give us some monetary benefit in the future. Example, land and building, plant and machinery, stock, debtors,
एटसेट्रा। ठीक है, तो देखो असेट्स का मतलब क्या है? असेट मतलब एक ऐसा रिसोर्स जिसको हम ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और वो हमें फ्यूचर में किसी भी तरीके से कोई मॉनेटरी बेनिफिट देगा फ्यूचर में, वो हमारे लिए एक असेट है। ठीक है, तो अभी तुम्हारी जेब में एक मोबाइल पड़ा है। सभी के जेब में मोबाइल पड़ा होगा। बताओ ये एक असेट है या नहीं है? क्यों? क्या ये तुम ओन करते हो? क्या तुम्हें कंट्रोल करते हो? क्या तुम्हारा फोन तुम्हारे को मॉनेटरी बेनिफिट कमा के दे रहा है? पैसे कमा के दे रहा है फोन? नहीं, अभी जो तुम स्टेटस में हो, जिस सिचुएशन में अभी हो, क्या तुम्हारा फोन तुम्हें पैसे कमा के दे रहा है? नहीं। तो क्या ये फोन असेट है? नहीं। याद करो मम्मी, ये फोन उठा के फेंक दूंगी हैं? कुछ नहीं करते इसका, दिन भर बस टाइम पास, बकवास, किसी काम का नहीं है, उठा के कूड़े के डब्बे में डाल दूंगी किसी दिन। क्यों कहती हैं ये? क्या फोन तुम्हें कोई फायदा दे रहा है? नहीं। किसी तरह से कोई कमाई करके दे रहा है? सर अगर किसी हमारे एसेट है, हमें फ्यूचर बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल मोबाइल, अभी हम सीधे पढ़ रहे हैं, तो जो हम पढ़ रहे हैं वही हमें आगे मॉनेटरी बेनिफिट अभी पैसे कमा के दे रहा है? नहीं दे रहा ना, तो ये असेट नहीं है। अच्छा, क्या मेरा मोबाइल असेट है? क्या इसी को कॉल करके तुम आए थे? मैंने तुम्हें इसी से कॉल किया था, तो क्या ये मेरे लिए असेट है? क्यों? क्योंकि मुझे पैसे कमा के दे रहा है। तो ये मेरा मोबाइल मेरे लिए असेट है, तुम्हारा नहीं। अच्छा, तुम एक घर में रहते हो, ठीक है, कुछ लोग शायद रेंटेड रहते हो, कुछ लोग अपने घर में रहते हो। जिनका भी खुद का घर है, क्या वो असेट है या नहीं? जो लोग अपने घर में रहते हैं, क्या वो असेट है या नहीं है? अच्छा, कैसे? क्या तुम्हारे को अपने घर से रेंट आता है? आता है। जिसको आता है उसका जितना पोर्शन से रेंट आता है उतना पोर्शन असेट है, बाकी का नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पोर्शन वो कमा के दे रहा है पैसा, वो तो रेंटेड हो गया। बचे हुए जिसमें खुद रहते हो, वो आपको कमा के नहीं दे रहा, तो वो आपके लिए असेट नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, कुछ नहीं, आपके लिए बस एक तरीके, जब आगे सेल करोगे तब उसको वो कर सकते हो। हाँ, जब आगे सेल करके जब पैसा कमाओगे तब आएगा। अच्छा, तुम लोगों ने एक नाम सुना होगा एनटीपीसी? नहीं? ये बिजली बनाते हैं। वैसे इनकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नोएडा में सेक्टर 24 में इनकी बड़ी सी बिल्डिंग भी है, और बदरपुर में इनका प्लांट है, पावर प्लांट है, जहां से नोएडा में बिजली आती है। दिल्ली एनसीआर में पूरी बिजली कहां से आती है? बदरपुर प्लांट से आती है। ठीक है, तो एनटीपीसी के जो पावर प्लांट्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स जो होते हैं, वो बहुत ही रिमोट एरियाज में होते हैं। रिमोट एरिया समझते हैं? ऐसे एरियाज जो अंडर डेवलप्ड है, जहां पे ज़्यादा आबादी नहीं रहती या जहां पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। ऐसे जगह पे क्यों होते हैं? क्योंकि अगर वहाँ ज़्यादा आबादी रहेगी तो ये पावर प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। उस पोल्यूशन से जो लोग हैं वो बीमार पड़ने लगते हैं, जिस वजह से एनटीपीसी के जो पावर प्लांट्स हैं रिमोट एरिया में सेटअप किए जाते हैं। तो वहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना ही सड़कें वड़कें हैं। तो एनटीपीसी ने रोड्स बनाई। ठीक है, क्योंकि अगर रोड नहीं बनाएंगे तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे, पावर प्लांट सेटअप नहीं कर पाएंगे, और वहां पे फिर आना जाना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने पैसे खर्च करके रोड्स बनाई, और रोड्स को फिर अब कौन यूज़ करता है? उनका स्टाफ यूज़ करता है, उनके जो वर्कर्स हैं वो यूज़ करते हैं। फिर एनटीपीसी ने वहाँ पे अपने, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी ले आए, तो एम्प्लॉयज़ की पूरी फैमिली भी आती है, क्योंकि रिमोट एरिया में तो फैमिली की फैमिली आ जाती है, पूरी पूरी उठ के आती है। तो टाउनशिप आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनके बीवी सब आती हैं, तो वो फैमिलीज़ यूज़ करती हैं स्टाफ की। ठीक, और आसपास की जो आम जनता है वो भी यूज़ कर देती है। ठीक है, तो ये रोड्स किसने बनाई? एनटीपीसी ने। सवाल ये है, ये रोड्स एनटीपीसी के लिए असेट है या नहीं? है। क्यों? अच्छा, नहीं, क्यों? मॉनेटरी बेनिफिट नहीं आ रहा? नहीं है।
नहीं है। क्यों? मॉनेटरी बेनिफिट नहीं। अगर ये रोड्स नहीं बनेंगी तो काम कैसे होगा? आएंगे जाएंगे कैसे लोग? और आ नहीं पाएंगे तो प्लांट में काम कैसे करेंगे? हाँ, पैसे कैसे आएंगे तो? हाँ, है रोड्स एसेट या नहीं? नहीं। क्यों? प्लांट से आएंगे, पर प्लांट तक लोग पहुंचेंगे नहीं, स्टाफ पहुंचेगा नहीं, तो काम कैसे होगा? क्यों? क्या प्लांट शॉर्ट टर्म में चलाएंगे? एम्प्लॉयज को शॉर्ट टर्म में आना है। है नहीं। क्यों? ये रोड्स एनटीपीसी के लिए असेट नहीं है। रीजन बीइंग इसको पब्लिक यूज कर रही है। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, रिसोर्सेज विच वी ओन एंड कंट्रोल। क्या हम इसमें आम जनता को चलने से रोक सकते हैं? नहीं। एनटीपीसी का कंट्रोल नहीं है इस असेट के ऊपर, तो इसलिए ये असेट नहीं है। मॉनेटरी बेनिफिट इससे होगा क्योंकि अंदर आएंगे जाएंगे नहीं तो कमाई नहीं हो पाएगी। और इनके टाउनशिप के अंदर भी असेट होता है। एनटीपीसी एक तो सड़कें बनाता है, मेन रोड्स जो बनानी पड़ जाती है, कभी कभी वो भी बनानी पड़ जाती है उनको, एंड एट द सेम टाइम अपने टाउनशिप बनाते हैं, टाउनशिप के अंदर भी रोड्स होती हैं। तो जो टाउनशिप है उनकी, उसके अंदर जो रोड्स हैं वो असेट हैं, क्योंकि उस पर उनका कंट्रोल है, वो वहां पे आम जनता को आने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि असेट्स क्या है। एक ऐसी चीज, एक ऐसा रिसोर्स जिसको हम ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं और हमें मॉनेटरी बेनिफिट देगा फ्यूचर में। अगला लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है? जो हमें क्रेडिटर्स को पे करना है। किसी से जो उधार लेते हैं वापस देते हैं। हाँ, पैसा वापस देना। देखो, अगर मैं लाइबिलिटी को एक वर्ड में बोलूं तो लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंगल वर्ड में बोलूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मेरे से पढ़ने आ रहे हो तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पढ़ाना। तो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पढ़ना, फीस पे करना। ठीक, तुमने डोमिनोज वाले से पिज्जा मंगाया तो तुम डोमिनोज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पिज्जा देना। तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पैसा देना। तो जहां पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। ठीक, तो तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हें पैदा किया है तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम्हें पढ़ाना, बड़ा करना। तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बड़ा बनना, ग्रो करना और अपने आप को अच्छा इंसान, काबिल इंसान बनाना, एंड आगे चल के उनका भी ध्यान रखना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अकाउंट्स में हम डाल नहीं सकते। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी? जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि अकाउंट्स को सिर्फ पैसे से मतलब है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और क्या नाम बोल सकते हैं? ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टू आउटसाइडर्स एंड इनसाइडर्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिटर्स मतलब हमने जिनसे उधार पे सामान खरीदा है वो, या हमने कोई लोन्स ले रखे हैं तो वो, और अगर हमने मान लो कोई, जैसे हमारे बिजनेस में जो कैपिटल है वो। ठीक है, तो आउटसाइडर्स में फॉर एग्जांपल के तौर पर क्रेडिटर्स, लोन्स, इनसाइडर्स में हो गया कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है? सिर्फ पार्टनर्स की होती है? फर्म की होती है? नहीं, कैपिटल का मतलब क्या? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, किसने लगाया पैसा? पार्टनर्स ने या ओनर ने? सोल प्रोप्राइटर भी तो हो सकता है, एक अकेला आदमी। तो बिजनेस के जो ओनर है उसने जो बिजनेस में पैसा लगाया। अच्छा, मेरा एक सवाल है, एक बात बताओ, कैपिटल
कैपिटल मतलब क्या है, ओनर ने जो बिजनेस पैसा लगाया, तो मैं भी बिजनेस चला रहा हूं, मैंने जो अपने बिजनेस में पैसा डाला उसको बोलते हैं कैपिटल। मैं अपने ही बिजनेस में अपने ही पैसे को डाल रहा हूं और बोल रहा हूं उसको लायबिलिटी। ऐसी क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? एक बात बताओ, क्या तुमने कभी खुद से कहा है कि मुझे खुद को पैसे देने हैं? नहीं ना। तो ये तो मेरा ही बिजनेस है ना, मैं अपने ही बिजनेस में अपने पैसे को डाल रहा हूं और ये कह रहा हूं मेरी लायबिलिटी है अपने आप को पैसा देने की, तो मेरा ही तो पैसा है ना। तो ऐसा तो समझ लो जैसे मैंने अपने बैंक में पैसे डाल लिए, निकाल लिए, तो मैंने जो अपने बैंक में पैसा डाले क्या वो लायबिलिटी है मेरी? तो मैंने अपने ही बिजनेस में पैसा डाला है, तो क्या मैं अपने आप को बोलूं हाँ मुझे किसको पैसे देने? खुद को। बाहर निकलो चमाट मारेंगे साइंस वाले या ह्यूमैनिटीज वाले भी कि अपने आप को पैसा देने वाले बन रहे हो, तो खाक कॉमर्स पढ़ रहे हो तुम, बताओ अपने आप को ही पैसा दे रहे हो। मैं मान गया कि पैसा डालना जरूरी है बिजनेस चलाने के लिए, पर अपने ही पैसे को अपने ही बिजनेस में लायबिलिटी क्यों बोल रहा हूं? बिजनेस और उसका जो ओनर है वो दोनों अकाउंट्स में दोनों अलग अलग होते हैं। जो बिजनेस होता है उसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन बना देते हैं और ये एक एक्चुअल ओनर है। तो जैसे मैं एक्चुअल ओनर हूं, तो ये हो गया मेरा अपना खुद का आइडेंटिटी और ये हो गया मेरे बिजनेस की आइडेंटिटी। तो बिजनेस को अकाउंट्स की बुक्स में एक नकली झूठ मूठ का इंसान बना दिया जाता है। तो मैंने इसको पैसा दिया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे देने की, इसकी लाइबिलिटी है मुझे पैसा वापस देने की। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों किया? एक अलग इंसान क्यों बनाया? पागल है हम? पागल ही तो है जो ऐसा कर रहे हैं। फिर अपने बिजनेस को नकली इंसान बना दिया, क्यों? देखो नुकसान तो उठाना तो तुम्हें पड़ेगा ना, इसको तो क्या उठाना पड़ेगा, नकली का इंसान है। मतलब जैसे अगर जैसे आपने कहीं से लाइबिलिटी लिया और लॉस हो गया तो बिजनेस की वो प्रॉपर्टी वगैरह वो करेगा। तो बिजनेस को तो इंसान बनाया ना तुमने, तो मैं पूछ रहा हूँ वही क्यों बनाया? तुम कह रहे हो कि तुमने बिजनेस से दिया, हाँ तभी तो वही तो कह रहा हूँ। देखो लेट अस सपोज ये हो तुम और तुमने डोमिनोज को ऑर्डर प्लेस किया पिज्ज़ा का, तो तुमने जब इनको पैसा दिया तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम्हारे को पिज्ज़ा देना, गाली ब्रेड देना, तुम्हारा जो भी ऑर्डर है उसको देना। तुमने ऑटो वाले को पैसे दिए कि भैया मुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ दे, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम्हें छोड़ना। तुमने मुझे पैसे दिए कि सर हमें पढ़ाओ फाउंडेशन, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पढ़ाना। तो तुम जब कहीं भी किसी को भी पैसा देते हो तो वसूलते हो, यानी कि बनी हम सभी हैं, बदनाम हम ही हैं, गुप्ताज अग्रवाल्स, पैसे सब देते हैं वसूलते सभी है ना। तो तुमने जिसको भी पैसा दिया है उससे बदले में उतने तो वसूलते हो जितने तुमने दिए। तो तुमने बिजनेस को पैसे दिए तो बिजनेस से भी कुछ चाहिए क्या? प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट ना भी दे सके तो भाई साहब जितने दिए तुझे उतने तो वापस कर दे, है ना। और अगर लॉस हो रहा तो लॉस भी दे दे। यानी कि हम किसी को भी पैसा देते हैं तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए बिजनेस को एक इंसान बनाया ताकि हम इसको कुछ दे रहे हैं तो इससे कुछ वसूलेंगे भी, वापस भी लेंगे, नहीं तो ये चैरिटी या गिफ्ट के तौर पे रख लेगा। सोचो चैरिटी या गिफ्ट देते हो तो क्या वापस आता है कुछ? नहीं ना। तो इससे आपको वापस चाहिए तो इसकी लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। लायबिलिटी बनाने के लिए आपको इसको एक आदमी बनाना पड़ेगा, पर्सन बनाना पड़ेगा जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सको, इसलिए बिजनेस को एक अलग इंसान बनाया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल याद रखना, हम लोग ये जो बुक्स बना रहे हैं किसकी बना रहे हैं? बिजनेस की। ओनर के लिए नहीं बनती बुक्स। जो बिजनेस है वो तुम्हें नौकरी पर रख रहा है और वो कह रहा है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, ओनर नहीं कर रहा। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक। नेक्स्ट अगला है सेल्स या इनकम। जो डेफिनेशन मैं सेल्स की लिखूंगा वो डेफिनेशन वो है जो एक्चुअली में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में मिलेगी तुम्हें, रेवेन्यू रिकग्निशन की। AS 9 ये तुम पढ़ोगे अपने पास इंटरमीडिएट लेवल पे जाके, तो वहां पे स्टैंडर्ड का नाम है रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू समझते हैं ना, सेल या इनकम कैसे रिकग्नाइज होगी, तो उसमें रेवेन्यू की डेफिनेशन भी दी है, तो वो डेफिनेशन मैं यहाँ लिखूंगा। बट एक बार पहले तुमसे पूछता हूँ, सेल का क्या मतलब है? सेल या जो इनकम यहाँ पे है, जो हमारा मेन काम है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हमारा काम है, उससे जो भी इनफ्लो ऑफ कैश या रिसीवेबल्स होता है, आउटफ्लो नहीं, सिर्फ इनफ्लो ऑफ कैश या रिसीवेबल्स, उसको बोलते हैं अपने पास सेल्स। ठीक, तो उसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करेंगे। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश ऑब्लिक receivables arising from principal revenue generating items and other incidental items। ये वो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं जो AS 9 में मेंशन्ड है। लिख ली सबने? तो देखो इसकी डेफिनेशन को अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है जब आपने चीज़ों में से खर्चे माइनस नहीं किए गए। तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, अगर मैं तुमसे पूछूं माइक्रो इकोनॉमिक्स में GDP से NDP जाना है तो कैसे पहुंचते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में से कुछ एक्सपेंस माइनस किया तो तुम पहुंचे नेट पे। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट जाना है, कैसे पहुंचोगे? एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करोगे, तब जाके नेट पे पहुंचोगे। यानी कि ग्रॉस का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें से एक्सपेंसेस माइनस नहीं हो रखे। ये वो ग्रोस नहीं है जिसको तुम दूसरी तरीके से बोलते हो। ग्रोस का एक और मतलब होता है, ये ग्रॉस है, एक होता है ग्रोस। ग्रोस मतलब छी गंदा, वो होता है ग्रोस। अगर मैं कोई तुमसे कह देता ना, कोई गंदी सी बात कर देता है सुसु पॉटी की, तब मैं कहता छी ग्रोस बातें करता है ये वो ग्रोस नहीं है। ग्रोस होता है कि आपको कुछ चीज गंदी लग रही है, अच्छी नहीं है, यह है ग्रॉस। मतलब एक ऐसी चीज जिसमें से खर्चे माइनस ना हुए हो। तो ग्रॉस इनफ्लो, इनफ्लो मतलब अंदर आता हुआ, जो अंदर आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश या फिर रिसीवेबल्स। तो या तो कैश आ चुका है या आने वाला है, रिसीवेबल है। कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? अराइजिंग फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो आपका मेन काम है उससे आता हुआ, अंदर आता हुआ कैश या रिसीवेबल्स। तो जैसे मेरा काम है पढ़ाना, तो ये हो गई मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। टीचिंग इज माय प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी या मेरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इससे जो मुझे आता है वो क्या है? जो तुम लोगों से मिलती है मुझे क्या है? फीस। वो फीस मेरे लिए क्या है? सेल्स या मेरा रेवेन्यू या मेरा टर्नओवर। ठीक, अगर मैं उसमें से खर्चे माइनस ना करूं तो वो मेरे लिए सेल बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, क्या मैं सिर्फ टीचिंग से कमा सकता हूं? और भी कोई तरीके हैं? बुक्स बेच के कमा सकता हूं, अपनी बुक्स पब्लिश करके बुक्स बेच के कमा सकता हूं। टेस्ट सीरीज कंडक्ट करके कमा सकता हूं। टेस्ट सीरीज रख दूं, जो मान लो हमारे छुट्टी पर नहीं पढ़ते, कहीं और पढ़ते, बस वो आके टेस्ट देना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज से भी कमा सकता हूं। टेस्ट सीरीज होती है कि भैया टेस्ट होते हैं बहुत सारे और आपको सिर्फ टेस्ट के ही वो करनी होती है, तो टेस्ट सीरीज से भी कमा सकता हूं। तो वो क्या होगी? मेरी इंसिडेंटल आइटम, छोटी मोटी और बुक्स बेच के कमा लिया, कहीं उन्हीं से जुड़ी हुई अदर एक्टिविटीज। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस क्या हैं? खर्चे जो हैं। अच्छा, लिखो आउटफ्लो ऑफ resources
टू generate income. बताओ ये क्या मतलब हुआ? मैं जैसे कोचिंग पे बैठा हूं तो मैं यहां पे कोचिंग के एक्सपेंसेस कर रहा हूं, जैसे मैं यहां का रेंट पे कर रहा हूं, मैं यहां पे बिजली का बिल दे रहा हूं, पानी का बिल दे रहा हूँ, फिर अगर कुछ भी और भी कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, हाँ, इंटरनेट का रिचार्ज, सब चीज़ों का खर्चा पे कर रहे हैं। तो ये खर्चा क्यों पे कर रहे हैं? मैं ये खर्चा करूँगा तब जाके मुझे कहीं से इनकम जनरेट होगी, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो सर आपने ये क्यों लिख दिया आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज? आप लिख दो आउटफ्लो ऑफ कैश, है कि नहीं? तो मैंने आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज क्यों लिख दिया? सर आपने लिखा, बताओ, बोल दो। कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर आपने लिखा है, आप बताओ, या आपने लिखा है, हमने तो कहा था कैश लिख दो, आपने लिख दिया अपनी मर्जी से रिसोर्सेज। देखो मैं यहां पे रिसोर्सेज लिख दूं, अगर यहां पे कैश लिख दूं तो उससे होगा क्या? आउटफ्लो ऑफ कैश टू जनरेट इनकम, मतलब कैश बाहर जाएगा तभी इनकम जनरेट होगी मेरी, ये मतलब हो जाएगा इसका। पर एक चीज सोचो, अगर मैंने कोई खर्चा पे नहीं करा तो क्या वो मेरे लिए खर्चा नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इस महीने का रेंट ड्यू है मान लो, और अगर मैंने वो रेंट पे नहीं करा, मैंने कह दिया मैं बाद में दे दूंगा, तो क्या वो एक्सपेंस नहीं है मेरे लिए? है ना? तो वो तो कैश तो आउटफ्लो हुआ नहीं, बट तुम तो कह रहे हो आउटफ्लो ऑफ कैश लिखो, तो फिर तो वो वाला रेंट मेरे लिए कभी एक्सपेंस ही नहीं बनेगा क्योंकि मैंने पे ही नहीं किया। ठीक। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे आउटफ्लो ऑफ कैश लिख दूं तो क्या मैं कभी भी डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस बुक कर पाऊंगा? नहीं। डेप्रिसिएशन क्या है? असेट्स जो हमने खरीदे हुए हैं उनमें जो धीरे धीरे गिरावट आती है। तुम जिन चेयर्स पे भी बैठे हो, ये चेयर्स बैठने से धीरे धीरे खराब होती है, तो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। ये प्रोजेक्टर जिस पे क्लास चल रही है, कंप्यूटर जिस पे क्लास चल रही है, जिस पे मैं सब कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे यूज करने से खत्म हो रहा है। तो ये अगर मैं खत्म हो रहा है तो क्या इसका पैसा दे रहा हूँ कि लो भाई चेयर इतनी खराब हो गई 200 रुपये ले लो, आज प्रोजेक्टर इतना खराब हो गया 300 रुपये ले लो? नहीं ना, डेप्रिशिएशन नहीं होता। तो अगर मैं आउटफ्लो ऑफ कैश लिख दूंगा तो मेरा ये डेप्रिसिएशन कभी भी एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मैंने क्या लिखा? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज वर्ड मैंने अभी कहीं और भी यूज किया था, अब भी यूज किया हुआ है, तुम्हारे रजिस्टर्स में भी है, एसेट्स में। तो यहां पे रिसोर्सेज डालने से क्या हुआ? असेट्स आ गए, असेट्स के अंदर कैश भी आ गया, असेट्स के अंदर ये सब भी आ गए। ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, ये जो वर्ड डेटर्स है ये मतलब क्या है? डेटर से मतलब क्या है? हमने जिनसे पैसा लेना है। तो बताओ, लेट अस सपोज मैं जैसे अभी पढ़ा रहा हूं तो मुझे तुमसे फीस लेनी है, तो तुम मेरे हो गए डेटर। तो अब तुम कल से यहीं बैठोगे, जब तक फीस नहीं लाओगे तो मेरे डेटर। अब मैं तुम्हें अपने पास रोक के रखूंगा, क्यों? तुम मेरे एसेट हो, कंपनी का एसेट तो कंपनी में रहेगा। तो कल आज से मम्मी को बोल देना फोन करके कि वापस नहीं आएंगे जब तक फीस नहीं आएगी। असेट हो मेरे, बिजनेस भी तो रहता है असेट। बताओ तुम असेट हुए? नहीं। मतलब क्या मैंने तुम्हें ओन कर लिया? मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं, मैंने तुम्हें ओन नहीं किया। आप किसी इंसान को ओन नहीं कर सकते, आप उससे क्या कर सकते हो? पैसे लेने का जो राइट है, वो राइट मेरे लिए असेट है, मेरे पास अधिकार है ना फीस लेने का, तो वो राइट इज माय डेटर। तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर डेटर को कैसे ओन कर सकते हैं कि इंसान को कैसे ओन कर सकते हैं? तो आप इंसान को ओन नहीं कर रहे हो, इंसान से जो पैसा लेने का अधिकार है वो आप ओन करते हो। ठीक है। तो ये हो गई हमारी 4 मेजर डेफिनेशन जो तुम्हारे सामने आएंगी। अच्छा जी, अब असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस। बताओ असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है? कौन सा बैलेंस होता है? हाँ पक्का? सोच लो। डेबिट? असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम्स का
इनकम्स, इनकम्स का डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट। इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट, इनकम्स का ऑपोजिट हो जाएगा उसका। अच्छा जी, अब एक चीज देखो, मैंने इन दोनों के आगे बैलेंस नहीं लिखा, बट इन दोनों के आगे बैलेंस लिखा है, ऐसा क्यों? तो वो दोनों वो आते हैं, बोला था ये दोनों से हुआ था, उसमें सरप्लस और डेफिसिट निकलता है इनकम और एक्सपेंस में, और उसमें ना दो क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों ये तो तुम बैलेंस शीट बोल गए, ये तो तुमने बैलेंस शीट बता दिया कि उसमें सरप्लस या डेफिसिट आता है और उसमें होता है नहीं। हाँ, तो साल के एंड में देखते हैं फिर इसको होता रहता है, साल में पूरे इनकम एक्सपेंडिचर हमारा साल भर होता रहता है। कैपिटल नेचर क्या होता है? देखो, असेट्स और लाइबिलिटीज का हमेशा एक बैलेंस बचेगा। जैसे तुम्हारी जेब में फॉर एग्जांपल अभी पड़े हैं 500 रुपये, ठीक है, फॉर एग्जांपल 500 रुपये पड़े हैं, तुमने आज ये खर्च नहीं करे तो क्या ये कल जीरो हो जाएंगे? नोटबंदी कल से शुरू है? नहीं ना, मतलब आज जो 500 रुपये पड़े हैं वो कल भी मिलेंगे, कल भी खर्च नहीं करे तो परसों भी मिलेंगे, मतलब अगले दिन फिर उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें 100 रुपये उधार दिए, तुमने मुझे आज रीपे नहीं करे, तो क्या ये कल 100 रुपये तुम पे उधारी रहेगी? परसों, उसके अगले दिन रहेगी ना, मतलब लाइबिलिटीज का बैलेंस चलता रहता है। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस का बैलेंस नहीं होता, मतलब एक बार इनकम्स एक्सपेंसेस हो गए, इसका बैलेंस नहीं बचने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ से ऑटो करा और घर चले गए, कैब का पे किया, पे करते क्या हो गया? खत्म, कोई बैलेंस है? नहीं, ठीक। अच्छा, तुम कभी किसी दुकान पे दुकानदार के पहले कस्टमर बने हो किसी दिन के, कि सबसे पहले तुम ही पहुंचे उस दुकान पे उस दिन और कोई आया नहीं था? आया था, हुआ ऐसा? तो वो जब तुम उससे कोई सामान सबसे पहले खरीदते हो तो एक वर्ड बोलता, क्या बोलता है? थैंक यू नहीं, चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं, कि बोनी, ये वर्ड सुना है? बोनी, बोनी का मतलब आज की पहली सेल, पहली सेल। क्या उस दुकानदार की पिछले दिन सेल नहीं हुई होगी? हुई होगी, उससे पिछले दिन हुई होगी, बट वो क्या कह रहा है? मेरी पीछे की सारी सेल्स अब जीरो हो गई, पर आज की मेरी नई सेल्स है। दुकानदार को बोलते सुना होगा, आज कुछ भी नहीं बिका, आज बहुत बिका, आज ठीक ठाक ही बिका। तो इसका मतलब क्या है? पीछे की जितनी भी सेल्स हैं उसको सारी उसने क्या कर दी? जीरो। आज की सेल्स उसने फ्रेश जीरो से स्टार्ट करी है। तुम कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, पिछले दिन उसने सेल करी थी तो पैसा कमाया था, तो वो पैसा दुकान पे लाया होगा। भैया वो जो पैसा लाया था वो पैसा असेट है, कैश असेट है, असेट का तो बैलेंस बचता है, मैं तो खुद कह रहा हूं। इनकम जो होती है, ये जो एक्सपेंस होता है, आपने कर दिया उसके बाद उसका बैलेंस नहीं बचता, वो जीरो हो जाता है। ठीक सर, अभी भी नहीं आया समझ? अच्छा, ऐसे समझो, बिजली, ठीक है, तो जैसे सपोज हम अभी जून में हैं, मैंने जून में बिजली यूज करी और फॉर एग्जांपल बिजली का बिल आया 4000 रुपये, ठीक है, और जुलाई में मैंने बिजली यूज करी ही नहीं, एक बार भी मैंने एक यूनिट भी यूज नहीं करी बिजली की। बताओ बिजली का बिल कितना आएगा? 4000 से कम आएगा। कितना कम आएगा? 100 रुपये, 200, 300। मैंने बिजली यूज ही नहीं करी, एक बल्ब भी नहीं जलाया, कुछ नहीं किया बिजली का मैंने। क्या आएगा बिजली का बिल? जीरो। तो क्या निकलता है कि भैया बिजली एक्सपेंसेस का बैलेंस नहीं बचता। अच्छा सर आप ऐसा कह रहे हो ना, तो एक बात बताओ, ऐसा समझो सर, जून का बिल आया आपने 4000 रुपये, है ना सर, आपने ये 4000 रुपये का बिल पे नहीं करा, नहीं पे करा तो देखो लो बैलेंस बच गया, आपने तो गलत पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया ना मैंने।
नहीं पे करा तो देखो बैलेंस बच गया। सर आपने कहा ऑटो करके गए और ओला ऑटो करा था हमने, ओला को पैसे नहीं दिए, हमने अभी अकाउंट में छोड़ रखा है, बाद में कर देंगे पे, तो देख लो बैलेंस बच गया। तो क्या हुआ, तुमने ना पे करके उसको क्या बना लिया अपनी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का तो बैलेंस बचता है। यानी कि हमने क्या डिराइव किया, अगर एक्सपेंसेस नॉट पेड हों तो बन जाते हैं लाइबिलिटी, अगर एक्सपेंसेस पे ना कर तो क्या बन जाएंगे लाइबिलिटी, और एक्सपेंसेस अगर पहले से पे कर दो तो बन जाते हैं असेट। ठीक। दूसरी चीज, अगर इनकम्स मिलनी थी नहीं मिली तो क्या बनेगा, मुझे तुमसे फीस मिलनी थी अभी मिली नहीं है, मेरे लिए एसेट बनेगा, और अगर फीस पहले मिल गई लाइबिलिटी। तो अगर इनकम पहले मिल जाए तो लाइबिलिटी, और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग रह जाए नॉट पेड हो तो बन जाता है असेट। अब मेरा एक सवाल है, तुमने मुझे फीस पहले दे दी तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, तो मेरी लाइबिलिटी क्यों है? बिल्कुल, मैंने अपनी ये जो वर्ड था रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ये पूरी नहीं करी पढ़ाने की, तो अगर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी तो मुझे ये फीस वापस देनी पड़ जाएगी, इसलिए क्या हुआ मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया, पहला मिलना भी। ठीक है, ये सब ने कर लिया, आगे बढ़े, नोट कर लो किसी ने करना है तो। करें आगे, आगे देखते चलो। नेक्स्ट यही सेम चीज, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस। हमने अभी ये निकाल लिया कि असेट्स होते हैं डेबिट, लाइबिलिटीज होती हैं क्रेडिट, इनकम्स होती हैं क्रेडिट, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट। ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल, एक छोटी सी चीज़ बताना मुझे। लेट अस सपोज ये है एक पानी का ग्लास, ठीक है, और इसमें इतना पानी पड़ा है। ठीक है, अगर मुझे पानी का लेवल बढ़ाना है तो मैं पानी का लेवल कैसे बढ़ाऊं? और पानी डाल के, शुक्र है किसी ने ये नहीं बोला कंकड़ डाल दो, क्योंकि कुछ कुछ लोग कंकड़ भी बोल देते हैं और थर्स्टी क्रो की स्टोरी उनको याद आ जाती है। ठीक है, चलो अब मुझे अगर पानी का लेवल बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें और पानी डाल दूंगा। तो मैंने पानी डाला, पानी का लेवल बढ़ गया। और अगर मुझे पानी का लेवल कम करना है तो क्या करूं, डाल दो, मतलब गिरा दो, या उस थर्स्टी क्रो को पिला दो, है कि नहीं? तो या तो पानी स्पिल कर दो, और अगर पानी का लेवल बढ़ाना तो पानी और पोर कर दो। पानी का लेवल बढ़ाने के लिए और पानी, घटाने के लिए घटा दो। तो अगर मेरे पास असेट्स हैं, असेट्स मान लो मैं एक ग्लास में डेबिट डाल रहा हूँ, मैं मार्केट गया और मार्केट में डेबिट मिल रहा था, मैं डेबिट खरीद के ले आया। डेबिट इतना पड़ा है, मुझे डेबिट का लेवल बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाऊं, और डेबिट डाल दो, है कि नहीं? और डेबिट का लेवल घटाना है तो उसको क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो, डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट कर दो, है ना? तो क्या करूं, अगर मुझे असेट्स आ रहे हैं, असेट्स मेरे बढ़ रहे हैं, तो क्या करूं, असेट्स मेरे डेबिट होते हैं और मैं और असेट्स ला रहा हूं, असेट्स बढ़ा रहा हूं, तो क्या करूं, डेबिट। घटाने हैं तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज मेरी क्रेडिट होती हैं, मैं अगर और लाइबिलिटी बढ़ा रहा हूं अपनी तो क्या करूंगा फिर, क्रेडिट। और घटाना है तो डेबिट। इनकम्स क्रेडिट होती हैं, इनकम्स बढ़ाऊंगा तो और क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, और घटाऊंगा तो डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ाऊंगा तो डेबिट, घटाऊंगा तो क्रेडिट। इस बात में कोई डाउट?
ये तो नॉर्मल बेसिक लाइफ का एग्जांपल है कि वहाँ जो पानी का लेवल बढ़ाना है तो पानी डालना है, डेबिट का लेवल बढ़ाना है तो और डेबिट कर दो, घटाना है तो ऑपोजिट कर दो, क्रेडिट कर दो। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, हार्डली मुझे लगता है कोई जवाब दे पाएगा। डेबिट जो वर्ड है इसमें आर आता है क्या? जो ये वर्ड है डेबिट, हम डेबिट कैसे लिखते हैं? इसमें आर आता है क्या? नहीं। पर डेबिट जब लिखते हैं शॉर्ट में तो आर लिखते हैं, ऐसा क्यों? बोलो जल्दी। रिसीव पेमेंट्स रिसीवेबल होता है तो इसलिए आर, तो ये रिसीवेबल है, एक्सपेंसेस हैं नहीं। तो ऐसा क्यों कि इसमें तो आर है नहीं, और क्यों स्कूल में पूछता भी नहीं। स्कूल में टीचर बोल देता है कि हाँ भाई डेबिट ऐसे लिखता है, मान क्या जाता है, ये भी नहीं पूछते कि डेबिट में आर तो आ नहीं रहा, आर क्यों लिख रहे हैं। चलो क्रेडिट में तो आर आता है, क्रेडिट बोलते हुए आर आ गया, डेबिट में तो है नहीं, तो बोलो भाई। देखो कहते हैं ऐसा कि अकाउंट्स का जो जन्म हुआ था वो यूरोप में, यूरोप की कोई कंट्री थी, आई थिंक इटली थी या कोई दूसरी कंट्री थी, वहाँ पे फर्स्ट टाइम अकाउंट्स की अकाउंटिंग हुई थी। मतलब सबसे पहले अकाउंट्स का जन्म यूरोप में कहीं पे हुआ था, मुझे याद नहीं है कंट्री का नाम। तो वहाँ पे डेबिट को बोलते थे डिबेरे और क्रेडिट को बोलते थे क्रेडेरे। अब आया आर, तो ये वहाँ से आर आया है, डेबिट और क्रेडिट शॉर्ट में, ठीक है। तो इसलिए इनमें आर लगाया जाता है। ये किसी को पता ही नहीं होता और कोई टीचर बताता भी नहीं है, बट आई थिंक अभी सबको क्लियर हो जाएगा। किसी को करना हो नोट तो कर लेना, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई कर ली थी कि लाइबिलिटीज़ में कैपिटल भी आता है। ये तो हमने अभी बोल दिया था, क्योंकि बिजनेस की लाइबिलिटी उन्हों को पैसा चुकाने की। अब मेरा एक सवाल तुमसे ये है कि मुझे ये बताओ, इनकम्स क्रेडिट और एक्सपेंसेस डेबिट क्यों होते हैं? हमने इनको उल्टा क्यों नहीं सेट किया कि एक्सपेंसेस को कर दो डेबिट, इनकम्स को कर दो क्रेडिट? कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, कैश का इनफ्लो अगर हो रहा है तो असेट है तो डेबिट होना चाहिए, इनकम तो डेबिट होनी चाहिए उस लॉजिक से। तो रूल है सर, नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था हमने, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो भैया ये रूल क्यों बनाया? लो, मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा। तुम अगर अकाउंट्स में क्यों के पीछे पड़ गए तो तुम्हारा को अकाउंट समझ में आ जाएगी। क्यों के पीछे पड़ो, क्यों हो रहा है ये नहीं पता सर, हमें तो सिखाया गया था रूल, हम लोगों ने किताब चाटी और आ गए। देखो तुम लोगों ने 11th में चैप्टर पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन, याद है? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या, एक बार बताएगा कोई? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, करेक्ट। आओ एक बार 11th की अकाउंटिंग इक्वेशन जल्दी से रिवाइज करते हैं, किसी को नोट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देख लो बस। तो तुम लोग क्या करते थे, यहां लिखते थे ट्रांजैक्शन, फिर नीचे लिखते थे असेट्स, जैसे कि कैश, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे कुछ करते थे। लाइबिलिटीज में डालते थे तुम क्रेडिटर्स, लोन, और भी कुछ है तो वो, हाँ, और कैपिटल, ऐसे कुछ करते थे। अच्छा जी, चलो मुझे बताना, पहले ट्रांजैक्शन में डाल रहा हूं, तुम्हें बताना है क्या करेंगे उसका हम। रेंट पेड 2000, क्या करें 2000 के साथ? प्लस, हमने रेंट पे करा है तो 2000 प्लस हो जाएंगे, माइनस 2000। अच्छा, और
लायबिलिटी में कहाँ डालूँ? लायबिलिटी में क्रेडिटर है, लोन है, कैपिटल है, कहाँ डालूँ? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो वो होते हैं जिनसे हमने उधार पे माल खरीदा होता है। कैपिटल में क्या करूं? ऐड कर दूं तो क्या ये मैच हो जाएगी? एक तरफ तुमने कम कर दिया, एक तरफ तुमने बढ़ा दिया, मैच हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी? नहीं, क्या करूं फिर? -2000। भैया हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को सच करना है तो क्या है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो अगर इधर कम कर रहे हो तो इधर भी कम करना पड़ेगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000 है, 10,000 प्लस कर देते हैं कैश में। और अरे भाई मुझे पता था तुम लोग यही करोगे, रुक जाओ। लो मैं इसको थोड़ा, मुझे पता था उटपटांग होगा। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 10,000 फॉर 15,000 फॉर कैश। सब चीज़ें क्लैरिफाई करके देख दी। कैश में 10,000, कैश में 15,000 प्लस कर दूं, और स्टॉक में कितना? 10,000, और कैपिटल में क्या करूं? प्लस कर दो 5,000। क्लियर है ये बात सबको? कोई डाउट तो नहीं है? बस अब इतने से ही हम देखे थे। देखो हमारी यहाँ पे कैपिटल कम हो रही है। कैपिटल कम हुई कैसे? रेंट पे करने से। हमने रेंट पे किया तो हमने अभी देखा कैपिटल क्या लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी को कम करना है तो क्या करना है? डेबिट करना है। लायबिलिटी कम कैसे हुई थी? अभी हमने जो लायबिलिटी कैपिटल कम करी, कैसे कम करी थी? रेंट पे करके। रेंट क्या है? रेंट क्या है इन चार में से? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या किया? क्यों डेबिट किया? क्योंकि ये जाके कैपिटल को कम करता है। ठीक, तुमने यहां पे अभी कैपिटल 5,000 से बढ़ाई, ये 5,000 क्या है? प्रॉफिट हो रहा है ना, ये प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपये का। तो कैपिटल बढ़ी तो क्या करना है कैपिटल बढ़ाने के लिए? क्रेडिट। तो कैपिटल किस चीज़ से बढ़ी? जब तुम्हें इनकम हुई, इनकम क्या करी? क्रेडिट। इनकम क्रेडिट क्यों करी? क्योंकि ये फिर कैपिटल को इंक्रीज करती है। तो इसलिए इनकम्स और एक्सपेंसेस क्रेडिट और डेबिट होता है। कोई बताता ही नहीं है कि ये क्यों होता है, बस तोते की तरह रट के आ जाते हैं 11th-12th में, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता नहीं कोई। तो ये क्रेडिट और डेबिट क्यों होते हैं? क्योंकि इनका सीधा ताल्लुक होता है कैपिटल से। बुद्धि लगाओ यार एक बार। अगर ओनर को प्रॉफिट होगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा ना, बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है। तो इनकम्स क्या करनी चाहिए फिर? क्रेडिट, क्योंकि वो क्रेडिट होंगी तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। और एक्सपेंसेस लॉसेस से कैपिटल क्या होगी? घटेगी ना। एक्सपेंसेस है लॉसेस कैपिटल घटेगी, तो कैपिटल घटाने के लिए क्या करना है? डेबिट करना है। तो एक्सपेंसेस क्या करो? डेबिट करो। हाँ, तो तुम्हें सिखा दिया जाता है, नॉर्मल अकाउंट का रूल है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो आज ये क्लियर हो गया। अच्छा सर ये बता दिया ना, तो आज ये भी बता दो ये भी क्यों होते हैं? असेट्स डेबिट क्यों होते हैं और लायबिलिटीज क्रेडिट क्यों होती हैं? नहीं, जब ये नहीं पता सर तो ये कैसे पता होगा? आप समझ नहीं रहे हो, हम बोल नहीं पा रहे, है ना? तो देखो इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक रूल है। ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल तुमने क्रिकेट देखा होगा, सबने कभी ना कभी तो देखा होगा। अगर बॉल बाउंस करके बाउंड्री के बाहर जाए तो कितने रन होते हैं? 4 रन। और अगर डायरेक्ट बाहर जाए 6 रन। तो मेरा सवाल यह है कि 4 ही क्यों, 3 क्यों नहीं, या 5 क्यों नहीं? रूल है। अच्छा डायरेक्ट बाहर जाए तो 6 है, 8 क्यों नहीं? या एक छक्का मारती मैच क्यों नहीं जिता देते?
रूल है। 22 यार्ड की पिच है, 3 विकेट ही होंगी और पीछे एक कीपर होगा, 10 कीपर नहीं हो सकते। क्यों? रूल है। गेम खेलने के लिए पहले कुछ रूल सेट करने पड़ेंगे, तो इसके पीछे का कोई रीजन नहीं है कि ये डेबिट और ये क्रेडिट क्यों होता है। हमने ये डेबिट और ये क्रेडिट सेट कर दिया, उसके बेसिस पे ये सेट हुआ है। अगर तुम असेट्स और लायबिलिटीज के रूल उल्टा सेट कर देते तो नीचे वाले भी उल्टे हो जाते, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन तो कैपिटल के साथ है। कोई डाउट नहीं? अच्छा, तो ये जो तुमने अभी पढ़ा है कि सर ये असेट बढ़ता है, ये घटता है, तुमने पता है क्या पढ़ लिया? मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच, इसका दूसरा नाम होता है यूएस अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। इसको अमेरिकन्स लाए थे, जिस वजह से इसको अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच भी बोल सकते हैं। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, किसी को नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। करें आगे? अच्छा, अब देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, या इसको लाने वाले थे यूके, तो यूके अप्रोच या ब्रिटिश अप्रोच भी उसको बोलते हैं। तुमने अकाउंट्स देखे थे, कितने तरीके के अकाउंट्स सीखे तुमने? तुमने सिखाया गया है कि कुछ तरीके के अकाउंट्स होते हैं, तो कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं? सर बहुत होते हैं। रेंट अकाउंट, एक इंश्योरेंस अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। क्या बोल रहे हो सर आप भी ना? एक कहाँ तक नाम बताएं हम भी? नालायक। एक ने भी आंसर ठीक नहीं दिया। सर हमने तो दिया ही नहीं, आप अपना भी बड़बड़ कर रहे हो। 3 तरीके के लेजर्स होते हैं अकाउंट्स। कौन से? हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। हाँ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट नहीं, और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? सर जो हमारे अपने हैं, हमारे अपनों के जो खाते हैं वो पर्सनल, बाकी के रियल और नॉमिनल में इधर से अपनी मर्जी से डाल दो, है ना? तो फिर accounts which relate to any person are called personal accounts. real accounts कौन से होते हैं? accounts which relate to assets, वो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं। और अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम्स, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस, वो होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। अच्छा, अब बताओ, पर्सनल अकाउंट्स भी फर्दर बाइफर्केट हो जाते हैं, वो कितने में हो जाते हैं? क्या पूछ रहे हो सर, ये नहीं पता था? उनके औलादे भी पूछ रहे हो आप। पर्सनल अकाउंट्स 3 तरीके के। पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल कौन सा होता है? जो आदमी होते हैं, इंसान जो होते हैं, तो क्रिएशंस ऑफ गॉड, पर्सन्स क्रिएटेड बाय गॉड, वो होते हैं नेचुरल पर्सन।
जैसे कि मैं खुद, तुम अपना अपना नाम लिख लेना यहाँ पे, राम, श्याम, घनश्याम, जितने भी नाम है, इंसान जो हैं सब क्या हैं, नेचुरल पर्सन्स हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ ने जिनको एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया है वो हो जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि कंपनी, फर्म नहीं, पार्टनरशिप फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होती। कंपनी हो गई, बैंक हो गया, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये बैंक वो मत समझ लेना, तो तुम ऐसे समझ लो, तुम ना SBI लिख दो यहाँ पे, वरना तुम ना वो जो कैश एट बैंक होता है ना उसको समझ लोगे आर्टिफिशियल पर्सन। तो जो SBI है, HDFC है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, अकाउंट्स जो इनमें दोनों में से किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। नाम से देखो ना क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है, एक आदमी जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वही तो होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। एग्जाम्पल, कैपिटल, ड्राइंग्स, लिखते चले जाओ ये सारे एग्जाम्पल्स। कैपिटल, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो अब इसको समझो। कैपिटल क्या है, ओनर जो पैसा डाला है, तो ये कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ओनर को। ओनर कौन होगा, कोई या तो नेचुरल पर्सन होगा या एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी चला सकता है, देखो एक कंपनी खुद भी एक और कंपनी खोल सकती है, तो कंपनी भी दूसरी कंपनी में पैसा डाल सकती है। तो कैपिटल का अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो इसको या इसको। ड्राइंग्स मतलब पैसा निकालना, किसने निकाला पैसा, किसने निकाला, ओनर ने, नेचुरल पर्सन ने, ठीक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हमने खर्चे पे नहीं करे, अभी पे करने हैं, किसको देने हैं, या तो नेचुरल पर्सन को या आर्टिफिशियल पर्सन को। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले से पे करेंगे, किसको, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल। अक्रूड इनकम, किसी से फीस मिलनी, इनकम मिलनी है, तो कौन, नेचुरल या आर्टिफिशियल। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले पैसा मिल गया, इनकम किससे, नेचुरल या आर्टिफिशियल, ठीक। अच्छा सर एक बात समझाओ हमें, आपने लिखा नॉमिनल अकाउंट इनकम्स एक्सपेंसेस के होते हैं, है कि नहीं सर। तो आप ये क्या लिख रहे हो फिर, यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख दिया, इनकम, ये क्या बात हुई। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस खाते तो यहाँ डालने चाहिए, यहाँ क्यों डाल दिए। तो है तो इनकम एक्सपेंस का खाता ना, तो फिर यहाँ जाना चाहिए ना। अच्छा ओके, है तो इनकम का ही ना चीज। हाँ नहीं, वो ठीक है, लायबिलिटी है। अच्छा मैं तुमसे सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे जर्नल एंट्री बताना। रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000, मुझे बस इसकी जर्नल एंट्री बता दो। हाँ बोलो निधि बोलो। आउटस्टैंडिंग है बच्चे, अभी तो नहीं करा ना, आउटस्टैंडिंग है। गलत
बोलो बोलो, नहीं हो सकती, अच्छा नहीं नहीं, नालायक। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर तुम रेंट पे कर दो तो एंट्री क्या करोगे, रेंट टू कैश या बैंक। पे नहीं करा तो क्या करो, कैश तो नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये जो रेंट अकाउंट यहां पे हमने ओपन किया है ये है नॉमिनल अकाउंट, और ये जो हमने खोला है ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। तो हम रेंट को अलग बुक करते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट को अलग बुक करते हैं। तो जिस नाम से रेंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट है और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। तो हमने क्या किया, खर्चा भी बुक कर दिया, साथ साथ लायबिलिटी बुक कर ली। ठीक है, नोट करना तो कर लो ये। करें आगे। अच्छा, किसी ने मुझसे एक सवाल ही नहीं पूछा, मुझे ही पूछने पड़ रहे हैं अपने आप से सारे सवाल। अच्छा सर एक बात बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम, अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम बताना। चलो, प्रीपेड एक्सपेंस अक्रूड इनकम बैलेंस शीट में कहां डालोगे, प्रीपेड एक्सपेंस अक्रूड इनकम कहां डालोगे, एसेट साइड पे, क्योंकि एक्सपेंस अगर पहले से पे कर दो तो अभी हमने निकाला था, अगर आप एक्सपेंसेस पहले से पे करते तो क्या बनता है, एसेट बनता है ना। और अगर आपको इनकम मिलनी थी नहीं मिली, इनकम मिलनी थी नहीं मिली तो क्या बनती है, एसेट बनती है ना। तो यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस अक्रूड इनकम क्या है, एसेट है। सर एसेट है तो फिर तो यहां जाना चाहिए था रियल में, क्योंकि रियल किसके लिए है, एसेट्स के लिए है कि नहीं। तो इसमें हम आगे लिखते हैं अकाउंट्स विच रिलेट टू ऑल असेट्स एक्सेप्ट डेटर्स BR एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। डेटर्स BR कॉमा अक्रूड इनकम, फिर कहोगे ये अक्रूड इनकम नहीं लिखवाया, अक्रूड इनकम डेटर्स ही होता है, फिर भी लो लिख लो अक्रूड इनकम प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई डाउट? आई थिंक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे, या कोई नई नई चीजें तो पता चलती जा रही होंगी, नोट कर ले सबने ये। अच्छा, अब इनके गोल्डन रूल्स भी होते हैं कुछ, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हाँ भाई बताना जरा, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, मैं भूल गया, क्या था पर्सनल अकाउंट का रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट, रियल अकाउंट का क्या रूल है? बिल्कुल ठीक, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा, नॉमिनल अकाउंट का क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये जो तुमने रूल्स पढ़े हैं
ये रूल्स हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के। इसको हम यूके अप्रोच भी बोलते हैं, यानी कि ब्रिटिश अप्रोच। ठीक है। अच्छा, तो तुम अकाउंट्स में या तो ये यूज कर लो या वो वाला यूज कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं प्रेफर करता हूं कि तुम ये वाला यूज करो, ये जो रूल्स हमने पढ़े। ठीक है, क्योंकि क्या है यहां पे ना पर्सनल अकाउंट में कुछ एसेट्स भी आ जाते हैं और इसमें भी कुछ एसेट्स आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि यार क्या करें क्या करें क्या करें। तो या तो ये फॉलो कर लो या ये। हम क्लास में अपने पास अकाउंट्स में ये वाले रूल्स फॉलो करेंगे। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, घटेगी डेबिट, ये इस तरीके से। ठीक है, तो बताओ अभी जो हमने पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछो तो पूछो। नहीं, अच्छा अभी हम अगली क्लास में और भी चीज़ें कुछ करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा लो मैं एक लास्ट चीज़ और डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद ख़त्म करते हैं। कैश फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी जेब में पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त तुम्हारी जेब में पड़ा है 50,000 रुपये का कैश। ओए होए सर, क्या बोल दिया आपने, मज़े आ गए मज़े। आज देखो जाती पार्टी करेंगे कैश। और तुमने उस कैश से दो चीज़ें करी। पहला, लेट अस सपोज तुम बिजनेसमैन हो, तुमने उस कैश से अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा 40,000 रुपये का, और उसी बचे हुए कैश से तुमने अपने ऑफिस का रेंट पे कर दिया। तो कैश कितना था 50,000, 40,000 क्या ले लिया फर्नीचर, 10,000 रुपये क्या कर दिया रेंट पे कर दिया। ये फर्नीचर तुम अपने बिजनेस में कहाँ रिकॉर्ड करोगे, एसेट यानी कि बैलेंस शीट में डालोगे। और रेंट कहाँ डालोगे, एक्सपेंस यानी कि कहाँ पे, इनकम एक्सपेंचर, लायबिलिटी एक्सपेंडिचर में। तो इनकम एक्सपेंचर बनाओगे तुम, एनपीओ चला रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L अकाउंट में डालोगे। ठीक है, तो तुमने फर्नीचर डाला बैलेंस शीट में, रेंट डाला P&L में। मेरा सवाल यह है कि इन दोनों की मम्मी तो कैश ही है, जन्म तो यहीं से होना, तो दोनों की मम्मी कौन है, कैश। पर दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार, सौतेला भाई बहन बना दिया इनको। तो तुमने एक को डाल दिया बैलेंस शीट में, एक को डाल दिया P&L में। ऐसा क्यों, सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? हाँ बोलो बोलो। क्यों, रेंट पे करने से यह है कि लैंडलॉर्ड तुम्हें निकालेगा नहीं, तो यहाँ ये फ़ायदा हो गया, और फर्नीचर भी तुम्हें फ़ायदा देगा, उस पर बैठोगे ऑफिस में। हाँ ठीक है, तो वो तो ठीक है, फर्नीचर बेच के कमा लोगे। फर्नीचर तुम कह रहे हो तुम इसको फ्यूचर में यूज़ करोगे, तो ये तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है। एक महीने दे दिया तो हमें अगले महीने दोबारा देना पड़ेगा। हाँ अगले महीने तुम्हारा, हाँ तो तुम कह रहे हो कि क्योंकि मुझे रेंट अगले महीने दोबारा देना पड़ेगा, तो तुम लोग क्या कह रहे हो कि सर देखो रेंट ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आपको बार बार करना है बिजनेस चलाने के लिए। फर्नीचर जो है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, मैं समझ गया तुम्हारी बात। मेरा सवाल ये है इनके दो टुकड़े क्यों करें एक्सपेंडिचर के, मैं क्यों अगला नहीं छोड़ूंगा। हाँ फर्नीचर भी लेना जरूरी है, नहीं तो क्या बैठोगे हवा में बैठोगे या यूं यूं ऐसे बैठे रहोगे, क्या करोगे बताओ। तो रेंट का भी डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस है ना रेंट, वही तो घूम फिर के मेरे पे आ जाएगी। तुम लोग ने कहा कि सर फर्नीचर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बार बार करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है। तो मेरा सवाल है एक्सपेंडिचर के दो टुकड़े क्यों करे, एक्सपेंडिचर को क्यों कैपिटल बनाया और क्यों रेवेन्यू बनाया, ये ना पता भैया जी, ये तुम ही खुद ही बताओ, है कि नहीं। तो देखो सवाल बेसिकली मेरा ये है, हम बैलेंस शीट और P&L क्यों बनाते हैं।
अल्टीमेटली तुमने क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा बैलेंस शीट में, ये जाएगा यहाँ। तो अगर इसका जवाब मिल जाए तो तुम ये समझ जाओगे कि बैलेंस शीट P&L क्यों बनाते हैं। देखो लेट अस सपोज तुम क्लास के बाद शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे किसी दोस्त की शादी है, अभी से तुम्हारे दोस्त की किसी शादी तो होगी नहीं, तो समझ लो किसी बड़े भाई भैया बहन दीदी किसी की शादी है, तो यहाँ से तुम गए शॉपिंग करने के लिए, कहाँ, पास में मॉल है, मॉल ऑफ इंडिया, वहाँ चले गए। तो तुमने यहाँ से किया ऑटो, तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ देखना, तुमने ऑटो किया, ऑटो करके पहुँचे मॉल ऑफ इंडिया, फिर वहाँ पे तुमने अपने शॉपिंग शुरू करी। तो तुमने ली ड्रेस, ठीक है, लड़कियों ने ड्रेस ली, लड़कों ने ले लिया सूट, फिर तुमने ली घड़ी, घड़ी भी पहननी है भाई, ऐसा तो है नहीं कि घड़ी नहीं पहनोगे, अच्छा, फिर तुमने लिया परफ्यूम, फिर तुमने लिया शूज़, ठीक है, इतनी शॉपिंग करने में थोड़ा भूख लगी तो तुमने किया लंच, ठीक, उसके बाद फिर बची हुई शॉपिंग शुरू करी, फिर तुमने क्या लिया, मेकअप किट, लड़के नहीं लेंगे बट फॉर एग्जांपल लड़कियां हैं तो मेकअप किट, फिर क्या लोगे, बेल्ट लोगे, लड़कियां शायद बेल्ट ना लें एक बार को, बेल्ट ले लेंगे, और क्या लोगे, हाँ ज्वेलरी, लड़कियां ज्वेलरी, हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घर में कुछ है नहीं, इतनी शॉपिंग कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। फिर भूख लगी, मैकडॉनल्ड जाके सॉफ्टी वॉफ्टी खा ली, तो और थोड़ा मंजन कर लिया तुमने पेट में, स्नैक्स खा लिए, अच्छा, और क्या कुछ रह गया, हाँ बस चलो तुमने अपना हेयर स्टाइल भी करवा लिया, लो तुम, हाँ पर्स ले लिया, लो पर्स ले लिया, वॉलेट ले लिया, घर में कुछ नहीं मतलब तुम्हारे अभी सबके, ठीक है। फिर क्या किया, ऑटो करा और घर वापस आ गए, कंप्लीट, आज की शॉपिंग कंप्लीट। अब मुझे ऐसा बताओ इनमें से देख के कि जैसे तुमने बोला था कि सर इसमें कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो बताओ तुमने जो सारे खर्चे करे इनमें से कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल, पहले बताओ कौन सा रेवेन्यू है, मतलब जो आज करा और दोबारा फिर करना पड़ेगा, ऑटो, लंच, स्नैक्स, ऑटो, हेयर स्टाइल भी, हेयर स्टाइल आज करवाया, कल जैसे पानी में एक बार जाओगे सारा खराब हो जाएगा, तो ये हो गए तुम्हारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये हो गए सारे रेड वाले तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब तुम कह रहे हो सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तुम कह रहे हो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि तुम कहते हो कि तुम इसको बाद में भी यूज कर सकते हो, मैं कहता हूं तुम्हें पक्का पता है तुम यूज कर सकते हो, अच्छा कैसे कैसे तो तुम इसको फ्यूचर में यूज करोगे, इतना अमीर तो है नहीं कि हर बार खरीदे, अच्छा, और सर एक बार में थोड़ी खराब हो जाएंगे, ये आ रहा दिमाग में, ऐसा तो है नहीं कि हम ड्रेस पहनते ही अगले दिन उसको फाड़ देंगे या उसी दिन फाड़ देंगे और अगले दिन नहीं लेके आएंगे, या घड़ी तोड़ देंगे, या सारा परफ्यूम एक ही बार में लगा लेंगे, ये तो नहीं करने वाले ना। तो तुम क्या कहते हो कि सर ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, ये तो दोबारा यूज हो जाएंगे आगे चल के। मैं कह रहा हूं तुम्हें कैसे पता कि तुम जिंदा रहोगे इनको यूज करने के लिए, तुम बस इतना बताओ, तुम्हें कैसे पता कि तुम जिंदा रहोगे इन सब चीजों को यूज करने के लिए, पता है? नहीं, तुम क्या लगा रहे हो, अजम्पशन लगा रहे हो, क्या कि तुम जिंदा रहोगे फ्यूचर में इनको यूज करने के लिए, तो तुम अपनी लाइफ के लिए फॉलो कर रहे हो गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक, जो कि कहता है हम अपने लिए क्या अज्यूम करते हैं कि हाँ भाई हम कल जिंदा रहेंगे इसको यूज करने के लिए, तो बिजनेस नहीं अज्यूम करेगा क्या? हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बिजनेस भी क्या है, एक इंसान है ना, है तो इंसान बट आर्टिफिशियल है, कोई बात नहीं, पर आर्टिफिशियल इंसान भी अपने लिए अज्यूम करेगा, तो वो अज्यूम कर रहा है कि मैं फ्यूचर में जिंदा रहूंगा इनको यूज करने के लिए, इसलिए वो इसको बैलेंस शीट में डालता है और कहता है ये तो आज हो गया दोबारा नहीं होगा तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए उसको वो डालता है P&L में। तो बैलेंस शीट और P&L इसलिए बनती है। अगर कभी बिजनेस को लगने लगे कि फ्यूचर में वो बिजनेस जिंदा नहीं रहने वाला, तो जो बैलेंस शीट है उसमें जो असेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं फिर एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होने शुरू हो जाएंगे।
अगर बिजनेस को लगता है कि ये फ्यूचर बिजनेस का नहीं है ना, आगे चल के कुछ टाइम बंद हो जाएगा बिजनेस, तो असेट्स भी एक्सपेंडिचर के तौर पर रिकॉर्ड होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बनती है बैलेंस शीट P&L, या कह लो इसलिए एक्सपेंडिचर्स को हमने अलग करा है, क्योंकि हम फॉलो करते हैं बिजनेस के लिए भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी, कुछ नई चीजें पता चली हो शायद। ठीक है, तो कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, चलो जी, तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।